हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर एटम्स का एक रैपिड रिवीजन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इस चैप्टर के अंदर एक थॉमसन ने मॉडल दिया था जिसका नाम था वाटरमेलन या फिर प्लम पुडिंग मॉडल। उस मॉडल के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि एटम जो होता है ना, बेसिकली वो पॉजिटिवली चार्ज्ड एक स्फीयर होता है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। ये मॉडल स्टेबिलिटी को तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया था, बट ये रिजेक्ट हो गया था मॉडल जब रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने अल्फा रेज को बम्बार्ड कराया था गोल्ड फॉयल पे। बहुत ही थिन गोल्ड फॉयल था, उसके साइड में ZNS की स्क्रीन लगाई थी जिससे हमें पता चला कि कितने अल्फा पार्टिकल्स कहाँ कहाँ पे डेविएट हुए और कौन से सीधे गए, कौन से रिबाउंड करे। हमने ऑब्जर्वेशन क्या थी कि जो मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स थे वो अनडेविएटेड चले गए, यानी जहाँ पे मारे थे वहीं पे एज इट इज चले गए। कुछ डिफ्लेक्ट हुए लार्ज एंगल्स पे, यानी कुछ सीधा जाने की बजाय इस तरीके से बड़े बड़े एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हुए, बट वो पार्टिकल्स बहुत ही कम थे और बहुत ही कम थे, वेरी फ्यू, जो कि पूरे रिबाउंड बैक ही कर गए। अब क्योंकि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स अनडेविएटेड पास करे, इससे हमें पता चलता है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस जो थी वो एम्प्टी थी। अब हमें पता है हमारा जो अल्फा पार्टिकल होता है उस पर +2 चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल होता क्या, बेसिकली हीलियम का न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो हीलियम के न्यूक्लियस को ही हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो अल्फा पार्टिकल बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो अगर वो अनडेविएटेड जा रहा है तो मतलब खाली जगह थी। और कुछ जो थे वो डिफ्लेक्ट हुए लार्ज एंगल्स पे। इससे हमें पता चलता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही छोटी जगह पे कंसंट्रेटेड है, इसलिए जो उसके आसपास से भी गए वो लार्ज हुए डिफ्लेक्ट एंगल से, ठीक है। और जो बिल्कुल उसके ऊपर ही टकरा गए वो पूरे अच्छे से रिपल्शन होके पूरे रिबाउंड कर गए बैक। न्यूक्लियस जो है उसके अंदर सबसे ज़्यादा मास भी है, यानी जो मास है ना एटम का वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस में ही कंसंट्रेटेड है। पॉजिटिव चार्ज बहुत ही छोटी जगह पे पड़ा हुआ है और एटम की मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है वो खाली है। इसी बेसिस पे रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, क्योंकि थॉमसन का तो रिजेक्ट हो गया था रदरफोर्ड के गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के बाद। रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया उसमें उन्होंने कहा कि सेंटर के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस होता है जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो घूमते हैं, ठीक है। अब लोगों ने इसकी स्टेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करा, पर उस टाइम पे वो उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उन्होंने बोला कि अगर ऐसा है तो इसको अट्रैक्ट क्यों नहीं करता है, और वो लाइन स्पेक्ट्रा को भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। जो हमने 11th के अंदर पढ़ा नहीं था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, एमिशन, एब्जॉर्प्शन, वो वाले स्पेक्ट्रा को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। फिर आया बोहर का हाइड्रोजन एटम का मॉडल। लिमिटेशन इसकी यही थी कि हाइड्रोजन एटम पे थे इसकी मोस्ट ऑफ द पोस्टुलेट, सिर्फ क्योंकि उसने सिर्फ उसी को स्टडी किया। बोहर का मॉडल बट बहुत अच्छा था। इसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में घूमते हैं, कोई रेडिएशन नहीं एमिट करते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमते हैं और उस टाइम पे वो कोई रेडिएशन एमिट नहीं करते। जब वो ट्रांजिशन करते हैं यानी हायर टू लोअर या लोअर टू हायर, तब वो रेडिएशंस एमिट करते हैं। रेडिएशंस अकर ओनली ड्यूरिंग ट्रांजिशन बिटवीन ऑर्बिट्स। नेक्स्ट बात उन्होंने क्या बताई थी कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्वांटाइज्ड है, यानी एक स्पेसिफिक ऑर्बिटल के लिए वो फिक्स्ड है। यानी एंगुलर मोमेंटम आपका MVR होता है वो NH/2π होता है। n उसका स्पेसिफिक जो भी उसका शेल नंबर है वो आ जाएगा, h/2π कांस्टेंट है, इसीलिए एक के लिए ये क्वांटाइज्ड है यानी फिक्स्ड है। इसके बाद आता है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। अगर हमें रेडियस निकालना है किसी nth ऑर्बिट का तो हम कैसे निकालेंगे। अगर मान लो हाइड्रोजन के किसी भी शेल मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगी, n² A0। यहाँ पे बेसिकली A0 क्या है ना, A0 इज़ बेसिकली फर्स्ट शेल का जो और रेडियस है ना, उससे हम कोई भी शेल का निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने हाइड्रोजन का फॉर्मूला दे दिया कि अगर आपको सेकेंड शेल का निकालना है तो यहाँ पे बस 4A0 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, ठीक है। बट अगर आपको मान लो हाइड्रोजन के अलावा किसी और का निकालना है, कोई और एटम का, तो उसका भी हम सिंपली निकाल सकते हैं n², और आपने फिर डाल देना है, रेडियस डालना है यहाँ पे R1, यानी रेडियस जो भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस इनटू n² कर दो तो आपका Rn आ जाएगा।
फॉर हाइड्रोजन एटम आपको बेसिकली यहाँ पे R1 की वैल्यू दे रखी है A0 में, विच इज़ 0.529 एंगस्ट्रॉम। इसके बाद अगर आपको वेलोसिटी निकालनी आ जाए इलेक्ट्रॉन की किसी पर्टिकुलर शेल में कितनी होगी, तो आपके पास फॉर्मूला आता है यहाँ पे Vn का। ये आपका किसके लिए है? फॉर हाइड्रोजन एटम 2.18 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय n मीटर पर सेकेंड। देन आता है एनर्जी निकालनी आ जाए किसी एक स्पेसिफिक शेल की कितनी है। हमें पता है कि जो पास वाले शेल्स हैं वो लोअर एनर्जी लेवल पे और जो दूर वाले हैं वो हायर एनर्जी लेवल पे होते हैं। तो यहाँ से यहाँ पे लोअर से हायर जाने में उनको एनर्जी लेनी पड़ती है कहीं से, और अगर उसको यहाँ पे आना तो वो एनर्जी रिलीज करता है हायर टू लोअर जब जाता है। तो एनर्जी निकालने के लिए यहाँ पे हम En लेते हैं, माइनस में आती है। माइनस यहाँ पे ये दिखाता है कि वो बाउंड है, यानी वो एटम से बाउंड है। अगर उसमें जीरो या प्लस आ जाए यानी वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका है, वो एटम से जुड़ा नहीं हुआ है। माइनस इसका माइनस का इंडिकेशन बेसिकली यही है। तो माइनस में ज़्यादा आएगी यहाँ पर, और यहाँ पे माइनस में छोटी वैल्यूज़ आएंगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे एनर्जी गैप्स भी हमारे कम होते जाएंगे, यानी इसके अंदर और इसके अंदर फर्स्ट और सेकंड में एनर्जी गैप ज़्यादा होगा, फिर इसमें कम होगा, उसके अंदर और कम हो जाएगा। इस तरीके से हमारा होता है, ठीक है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? En इज इक्वल टू 13.6 बाय एन स्क्वायर। आपको जिसकी भी निकालनी है एन स्क्वायर, आपकी फर्स्ट की माइनस आएगा यहाँ पे, पहले की -13.6 होती है, दूसरे की निकालनी है तो 13.6 डिवाइडेड बाय 4 कर देना है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आता है आंसर। देन आता है हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम आपका। इसमें क्या है? एमिशन स्पेक्ट्रम फॉर्म ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। जो एमिशन स्पेक्ट्रम बनता है वो आपका बनता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की वजह से। एब्जॉर्प्शन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की वजह से नहीं बनता। जब एब्जॉर्प्शन वाला होता है ना, तब वो लोअर से हायर में जाते हैं, और जब हम बात करते हैं मिशन की तो वो हायर से लोअर में जाते हैं। वो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ही एक तरीके से, आप समझने की कोशिश करो। मान लो मेरा कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट था। जब मैंने यहाँ पर इसको एनर्जी दी तो ये गया यहाँ पर। अब मैंने इसने एनर्जी ली है तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम था। अब मैं इलेक्ट्रॉन चला गया मान लो थर्ड शेल के अंदर, तो यहाँ पे इसने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम यहाँ पे हुआ। बट मेरा कोई इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में है, वहाँ से सेकेंड शेल में आ रहा है, तो उस केस के अंदर उसने कुछ एनर्जी रिलीज करी, उसी से ही आपका एमिशन स्पेक्ट्रम बना। तो एमिशन स्पेक्ट्रम की बात करें तो यहाँ पे हम सीरीज देख लेते हैं। कुछ ऐसे होंगे ना जो 1 पे लैंड करेंगे, चाहे वो 2 से कर रहे हैं, चाहे वो 3 से कर रहे हैं, चाहे 4 से सीधा 1 पे, वो सब लाइमन सीरीज होती है। और कुछ ऐसे होंगे जो कि 3 से 2 पे या 4 से 2 पे, 5 से 2 से, 1 से 2 पे एमिशन स्पेक्ट्रम नहीं होगा, वो एब्जॉर्प्शन होगा। तो 3 से 2 पे आ रहे हैं, कुछ आपके 4 से 2 पे आ रहे हैं। ये सब जो होंगे वो सारी बामर सीरीज में होंगे। जो 3 पे लैंड कर रहे हैं वो सारे पैस्टन सीरीज, जो 4 पे हो रहे हैं वो पी फंड, और जो 5 पे हो रहे हैं वो हम्फ्रे सीरीज हो जाती है। बस इतने आपको याद रखना है, लाइमन, बामर, पैस्टन, पी फंड, हम्फ्रे, ठीक है। उसके बाद नीट के अंदर जो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स है उनको मैं आपको अब बता रही हूँ। बोर्ड्स के लिए अगर आप इतना भी करते हो तो सफिशिएंट है, बट आई वुड से आप ये भी कर लो, बिकॉज वी नेवर नो, ठीक है। ये सब कुछ भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम देखते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर एंड स्कैटरिंग एंगल के बारे में। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है और स्कैटरिंग एंगल क्या होता है? इम्पैक्ट पैरामीटर को हम बी से सिंबलाइज करते हैं, स्कैटरिंग एंगल को हम थीटा से। इम्पैक्ट पैरामीटर बेसिकली वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के सेंटर से और अल्फा पार्टिकल की जो भी इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है उसके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वही इम्पैक्ट पैरामीटर होता है। और स्कैटरिंग एंगल क्या होता है? बेसिकली जो अल्फा पार्टिकल है वो जिस एंगल से डेविएट हो रहा है, मान लो वो 20 डिग्री हो रहा है, तो वो आपका स्कैटरिंग एंगल हो जाता है। अब अगर आपका इम्पैक्ट पैरामीटर ज़्यादा है तो आपका जो थीटा है वो कम होगा। सोचने की बात ही, अगर आपका इम्पैक्ट पैरामीटर यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी और सेंटर पार्टिकल अगर कम है तो स्कैटरिंग एंगल बहुत ज़्यादा रहा होगा। और अगर आपका वो ज़्यादा आ रहा है डिस्टेंस, यानी आपकी इनिशियल वेलोसिटी और सेंटर ऑफ न्यूक्लियस काफ़ी डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर हैं, दूर हो जाएगा, बड़ा डिस्टेंस आएगा, इसका मतलब आपका जो थीटा है वो कम था, यानी आपका स्कैटरिंग एंगल जो था वो कम था।
नेक्स्ट नीट में ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पूछा जाता है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, ये आपका बोर्ड्स के अंदर भी आ सकता है बट यूजुअली नहीं पूछा जाता, नीट में ज़्यादा पूछा जाता है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, न्यूक्लियस के सबसे पास का डिस्टेंस जहाँ अल्फा पार्टिकल रुक जाता है। बेसिकली न्यूक्लियस के ना जब मिनिमम डिस्टेंस, देखो जो मिनिमम डिस्टेंस जब वो आता है वहाँ पर जहाँ पे आके वो रुक जाता है, हो सकता है थोड़ा दूर जाके भी वो रुक जाए बट मिनिमम जहाँ पे जाके वो रुक जाता है ना, उसी को हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं। इसका फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। हेड ऑन कोलिजन के टाइम पे आपसे इसमें सवाल पूछा जा सकता है। काइनेटिक एनर्जी जो होगी दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि आपका 9 × 10⁻9 होता है। एप्सिलॉन नॉट 8.85 × 10⁻−12 होता है और इंटू Z(E²). यहाँ पे आपका Z जो है बेसिकली वो चार्ज है न्यूक्लियस के ऊपर, क्या है, जो हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं उसका चार्ज है। और यहाँ पे ना Z(E²) होता है, एक स्मॉल z भी आता है, नो वाई यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो इस वाला ये यहाँ पे ये जो z आता है वो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल है, जो कि बेसिकली 2 हो जाता है। E² 1.6 × 10⁻−19 होता है। तो बेसिकली यहाँ पे आप 2 लिख दो, चाहे 2ZE²/r मिनिमम, है ना। तो E² आपका ये हो जाएगा, R मिनिमम वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होता है। या तो आपको काइनेटिक एनर्जी दी होगी और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पूछा होगा, या फिर आपको काइनेटिक एनर्जी पूछी होगी और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच दिया होगा क्वेश्चन के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है। उसके बाद देखो एनर्जी लेवल और ट्रांजिशन फॉर्मूला है यहाँ पर, ये तो आपका बोर्ड्स में भी आता है। एनर्जी ऑफ एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड फोटोन के बारे में बात कर रहे हैं हम। डेल्टा ई जो है दैट इज इक्वल टू E2 - E1। अब जब हम एनर्जी का ट्रांजिशन कर रहे हैं तो हम क्या रिलीज़ कर रहे हैं, जब मैं हायर टू लोअर जा रही हूँ तो मैं रिलीज़ कर रही हूँ कुछ रेडिएशन को, वो कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू द एनर्जी गैप कितना है, h आपका एनर्जी होता है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब वेवलेंथ का ये रिलेशन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम रेडिएशन कर रहे हैं ना, वो जो लाइट हम रेडिएट कर रहे हैं जब हम हायर टू लोअर जा रहे हैं, उसकी वेवलेंथ कितनी होगी वो हम इससे निकाल सकते हैं। 1/λ इज इक्वल टू R, जो यहाँ पे रिडबर्ग्स कांस्टेंट होता है, इंटू 1/n1² - 1/n2² होता है। यहाँ पे हम R की वैल्यू याद नहीं रखते, हम 1/r की याद रखते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर लेके जाएंगे तो 1/r बन जाएगा और ये लेमडा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो 1/r की वैल्यू ही हमारे काम आती है 9.11 × 10⁻⁻8। और यहाँ पे जो n2 है वो इनिशियल होता है, यानी हम कहाँ से जा रहे हैं, मान लो हम 4 से 1 जा रहे हैं तो आपका n2 इनिशियल वाला होता है और n1 आपका फाइनल वाला होता है। बेसिकली n2 आपका हायर ऑर्बिटल होता है और जो आपका n1 होता है वो लोअर होता है। इसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का तो हमने ऑलरेडी आपको बता ही दिया, लाइमन, बामर और पैस्टन के बारे में। मिनिमम वेवलेंथ इज इक्वल टू मैक्सिमम एनर्जी ट्रांजिशन, यानी जब मैं बहुत कम वेवलेंथ निकाल रही हूँ, जितना मेरी कम वेवलेंथ की रेडिएशन में निकाल रही हूँ उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की है वो, यानी कि उतनी ज़्यादा एनर्जी की ट्रांजिशन हुई है। मान लो मैं 4 से 1 में जा रही हूँ तो मेरी वेवलेंथ जो होगी और मेरी 3 से 1 में जाने में जो वेवलेंथ होगी, अब ज़्यादा वेवलेंथ यहाँ पे होगी, जहाँ पे कम वेवलेंथ होती है वहाँ पे ज़्यादा बड़ा एनर्जी का डिस्टेंस होता है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।